पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। आप जितने भी घंटे तैयारी करते हैं, जितने घंटे आप एंटरटेनमेंट के लिए कोई वीडियोस देखते हैं या टाइम पास करते हैं, इस टाइम में से आप हमें अपने सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए। सिर्फ 10 मिनट मांग रहे हैं आपसे। इन 10 मिनट में हम आपको अपडेट करना चाहते हैं देश और दुनिया के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, जनरल स्टडीज के साथ, जीके के साथ, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, डिफेंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, ये सब आपको मिलने वाला है इस स्पेशल बुलेटिन में, जिसका नाम है KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर एक अपडेट है, उससे शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणालियों के अधिग्रहण पर सोमवार को तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया। इन SSB सैंक्शंस में किसी भी सामान या तकनीक के लिए स्पेसिफिक यूएस एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑथराइजेशन के अलावा यूएस द्वारा ऋण या क्रेडिट पर प्रतिबंध भी शामिल है। S-400 ट्रायम्फ, नाटो जिसे SA-21 ग्रोलर कहती है, रूस द्वारा डिजाइन किया गया एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये दुनिया में सबसे खतरनाक ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से भी काफी एडवांस माना जाता है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के एरियल टारगेट्स को 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर एंगेज कर सकता है। ये 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से 6 को एक साथ एंगेज कर सकती है। S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली एक मल्टी फंक्शन रडार, ऑटोनोमस डिटेक्शन और टारगेटिंग सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इंटीग्रेट करती है। ये एक लेयर डिफेंस बनाने के लिए 3 प्रकार की मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। अब ये समझिए कि काटसा एक्ट है क्या, जिससे S-400 सौदे से कैसे इसका उल्लंघन हो गया। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी काटसा को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसे 2 अगस्त 2017 को बनाया गया था। अगले साल की शुरुआत में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खेप भारत भी पहुंचनी है। हालांकि इसे निवर्तमान ट्रंप प्रशासन से छूट मिल गई है और उम्मीद है कि आने वाला ब्रिटेन प्रशासन इस निर्णय को नहीं पलटेगा। अब चीन की विशालकाय दूरबीन पर अपडेट जान लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बीजिंग के वैज्ञानिक अनुसंधान के वैश्विक केंद्र के रूप में महत्वाकांक्षाओं को इंगित करता है। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जिसे शॉर्ट में फास्ट कहा जा रहा है, इस महीने प्यूर्टो रिको में एक और टेलीस्कोप के कोलैप्स होने के बाद अपनी तरह का एकमात्र महत्वपूर्ण उपकरण है। ये भी जान लीजिए कि प्यूर्टो रिको में अरेसिबो ऑब्जर्वेटरी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप तब नष्ट कर दिया गया था जब उसका निलंबित 900 टन का रिसीवर प्लेटफॉर्म 140 मीटर नीचे रेडियो डिश पर गिर गया था। फास्ट पर काम 2011 में शुरू हुआ और इसने जनवरी में पूर्ण परिचालन शुरू कर दिया, जो मुख्य रूप से आकाशीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित रेडियो संकेतों को पकड़ने के लिए काम कर रहा था। 500 मीटर की विशालकाय उपग्रह डिश बनाने के लिए $175 मिलियन की लागत आई है। साथ ही इसके लिए जगह बनाने के लिए हजारों ग्रामीणों को विस्थापित किया गया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बेहतर समझ और एलियन लाइफ की खोज के लिए फास्ट द्वारा एकत्र किए जा रहे डाटा से मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है। स्वच्छता अनुसंधान एजेंसियों के लिए योजना की बात करते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के इशारे पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI ने मान्यता प्राप्त हाइजीन ऑडिट एजेंसियों की संख्या में वृद्धि करके देश में हाइजीन रेटिंग को बढ़ाने के लिए हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों की मंजूरी के लिए योजना बनाई है। FSSAI की फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम की पहल उपभोक्ताओं को सीधे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाले खाद्य व्यवसायों के लिए एक सर्टिफिकेशन सिस्टम है। ऑडिट के समय खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा स्थितियों के आधार पर खाद्य प्रतिष्ठानों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके तहत स्वच्छता रेटिंग स्माइली 1 से 5 तक के रूप में होगी और सर्टिफिकेट कंज्यूमर फेसिंग एरिया में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। पोस्ट ऑफिस और पेमेंट बैंक की सर्विस अब एक ही ऐप पर डाक पे एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, उसकी अपडेट ले लीजिए। भारतीय डाक और भारतीय डाक भुगतान बैंक के कस्टमर्स के लिए डाक पे ऐप लॉन्च कर दिया गया है। डाक पे ऐप देश भर में इंडिया पोस्ट और IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डाक नेटवर्क के जरिए प्रदान की जाने वाली डिजिटल वित्त और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। डाक पे UPI ऐप उपयोगकर्ताओं को एक ही मोबाइल ऐप में UPI ID बनाने और बैंकों में कई खाते को लिंक करने की सुविधा देता है। ऐप में तत्काल मनी ट्रांसफर, मर्चेंट स्टोर्स में QR आधारित भुगतान और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर ऑनलाइन शॉपिंग की भी सुविधा है। स्वदेशी इंटरसेप्ट नौका भारतीय तट रक्षक बल के बेड़े में शामिल घुसपैठ और तस्करी जैसी गतिविधियों को करेगी नाकाम।
सूरत जिले के हजीरा में 15 दिसंबर को स्वदेशी इंटरसेप्टर यानी शत्रु को पकड़ने वाली नौका को भारतीय तट रक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल किया गया है। उथले पानी में 45 नॉट की रफ्तार वाली C454 नामक इस नौका को लार्सन एंड टर्बो ने अपने हजीरा संयंत्र में तैयार किया है। यह इंटरसेप्टर नाव कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र के प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण के तहत गुजरात से संचालित होगा। वेसल नवीनतम अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरणों के साथ सुसज्जित है, जो हाई स्पीड इंटरसेप्शन, क्लोज कोस्ट पेट्रोल, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस, सर्च एंड रेस्क्यू और मैरीटाइम सर्विलांस के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं के साथ घुसपैठ, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसे गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने और पेट्रोलिंग ऑपरेशंस को भी आगे बढ़ाएगा। अब देखिए मुंबई के पहले बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट पैनल पर फैक्ट्स टू रिमेंबर। बीएमसी ने शहर की पहली जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 23 सदस्यीय समिति का नेतृत्व संयुक्त नगर आयुक्त करेंगे। समिति लोगों का एक जैव विविधता रजिस्टर तैयार करेगी, जिसमें स्थानिक जैविक संसाधनों की उपलब्धता, उनके औषधीय उपयोग या लाभ और उनसे संबंधित पारंपरिक ज्ञान की व्यापक जानकारी होगी। दरअसल सिविक बॉडी को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए जुर्माना लगाने का जोखिम उठाना पड़ रहा था, जो इस साल 18 मार्च को जारी किया गया था। अपने आदेश में एनजीटी ने कहा था कि जैव विविधता अधिनियम का पालन करने में विफल रहने वाले राज्यों को हर महीने 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। साल 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने राज्य सरकार को शहरी निकायों के तहत जैव विविधता समिति बनाने का आदेश दिया था। जैव विविधता समिति की एक साल में कम से कम 4 बैठकें होनी चाहिए और 3 महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार समिति एक PBR यानी पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करेगी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन पर मदद करेगी। ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हैदराबाद से गृहा काउंसिल द्वारा आयोजित 12वें गृहा यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट का वर्चुअल उद्घाटन किया है। वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के आंकड़ों का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 39% हिस्सेदारी इमारत और निर्माण क्षेत्र की होती है। उन्होंने कार्बन का उत्सर्जन घटाने के लिए कदम उठाने की हिमायत की। छत को ठंडा रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत में 60% से ज्यादा छतें मेटल और कंक्रीट से बनती हैं, जिससे इमारतें अंदर से काफी गर्म रहती हैं और इनका ओवरऑल क्षेत्र को गर्म करने में भी योगदान होता है। पारंपरिक छतों की तुलना में ठंडी छतों में इंडोर तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। ये देखते हुए कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड यानी ECBC का कार्यान्वयन पूरे देश में एक समान नहीं हुआ है, श्री नायडू ने इस संबंध में बेहतर काम करने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की सराहना की। ये भी जान लीजिए कि गृहा काउंसिल ने बिल्डिंग फिटनेस इंडिकेटर टूल विकसित किया है, एक फ्री टू यूज सेल्फ असेसमेंट टूल जो संगठनों को कोविड-19 के संपर्क को रोकने के लिए कार्यस्थलों की तैयारियों को मापने की सुविधा देता है। अब यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कोरोना के कहर के चलते एशिया पैसिफिक में 8.1 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई, जिससे गरीबों की संख्या बढ़ गई है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2020 के मुताबिक इस महामारी के कारण एशिया और पैसिफिक में इस साल 8.1 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। इतना ही नहीं, लेबर इनकम में भी 10% की गिरावट आ गई है। 2020 की पहली 3 तिमाहियों में एशिया पैसिफिक रीजन में लेबर इनकम में 10% की गिरावट आई, जो GDP में 3% के नुकसान के बराबर है। इससे गरीबी बढ़ गई है। इससे इस इलाके में 2.2 करोड़ से 2.2 करोड़ लोग गरीबी के चंगुल में फंस सकते हैं। यानी 2020 में एशिया पैसिफिक में ऐसे लोगों की संख्या 9.4 से 9.8 करोड़ हो सकती है, जो रोजाना $1.90 से कम पर गुजारा करते हैं। रिपोर्ट में साथ ही कहा गया है कि कोरोना के कारण लेबर मार्केट्स को जो नुकसान हुआ है, उसके मुताबिक सरकारों ने वित्तीय उपाय नहीं किए हैं। खासकर विकासशील देशों में ये नाकाफी है। इस कारण एशिया और पैसिफिक के देशों में असमानता बढ़ने का खतरा है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक रीजनल बेरोजगारी दर 2020 में बढ़कर 5.2% और 5.7% के बीच रह सकती है। 2019 में यह 4.4% थी। ILO की बात करते हैं। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक तय करती है, काम की जगह पर अधिकारों को प्रोत्साहित करती है। 187 देश इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना साल 1919 में हुई थी। यह भारत में 1928 से सक्रिय है। 1946 में ILO संयुक्त राष्ट्र की पहली एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई थी।
KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है ये खबरें, ये फैक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। KSGindia.com भी विजिट करें, नए कोर्सेज की जानकारी आपको मिल जाएगी और बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, उसका भी आप लाभ उठाएं। YouTube पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर कोई बुलेटिन आपसे मिस हो गया है, आप पुराने बुलेटिन देखना चाहते हैं जिसमें ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके काम आ सकते हैं, उनको भी आप अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ऐसे ही लाइक करते रहें और कमेंट देकर अपना फीडबैक भी देते रहें। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।